सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो हरिशंकर परसाई जी हैं वह एक हास्य व्यंग्य कलाकार हैं। उन्होंने हास्य व्यंग्य शैली में यह रचना लिखी है, बस की यात्रा। हंसी मजाक में व्यंग्य अर्थात ताना कसना। तो बच्चों, पाठ को आज हम आगे से शुरू करते हैं। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो बच्चों, आपको मैंने पाठ पढ़ाया, आपको बताया था कि इस पाठ में लेखक जो हरिशंकर परसाई जी हैं वह बस की यात्रा पाठ के माध्यम से जो हमारी बसों की हालत है उसके ओर एक कटाक्ष कर रहे हैं, ताना कस रहे हैं कि बसों की हालत कितनी ख़राब है, कितनी जर्जर अवस्था में है कि जिसमें यात्री सफ़र भी करता है तो उसे यह विश्वास नहीं रहता, उसे यह चीज़ कंफर्म नहीं रहती कि हम अपनी जो उनकी निश्चित मंजिल है वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जब बस उनकी सचमुच चल गई थी तो गांधी जी के यह ऐसा लग रहा था कि यह अवश्य गांधी जी के समय में जवान रही होगी। असहयोग आंदोलन सविनय जवान रही होगी। गांधी जी के समय की तुलना उस बस से कर रहे हैं। जो लेखक है वह बता रहे हैं कि बस इतनी पुरानी थी कि वह गांधी जी के समय की मालूम पड़ रही थी। तो लेखक बता रहे हैं कि उसे ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। लेखक का कहना है कि जो बस है उसको ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। ट्रेनिंग का अर्थ है बच्चों प्रशिक्षण। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो बच्चों, जो लेखक हैं वह कह रहे हैं कि हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो बच्चों, असहयोग का अर्थ होता है एक दूसरे से अलग हो रहा था हर हिस्सा। तो लेखक यहाँ पे जो बस की बिल्कुल जर्जर अवस्था है, ख़राब हालत है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। कभी लगता है सीट बॉडी को, अब कभी वो लेखक बोल रहे हैं कि कभी हमको ऐसा लगता है कि सीट बॉडी को छोड़ेगी या बॉडी सीट से हम ही नीचे गिर जाएंगे। अब लेखक बोल रहे हैं कि हमें इतना डर लग रहा था सफ़र करते समय कि हमें लग रहा था कि कहाँ पे बस रुक जाए और कहाँ पे हमारे साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए। तो लेखक बोलते हैं कि जब वह बस थोड़ा 8-10 मील आगे चली तो सारे भेदभाव मिट गए थे, क्योंकि बस के हिस्से बिल्कुल एक दूसरे से हिल रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस गिर रही है। तो सारे भेदभाव वहाँ पे मिट गए थे कि हर हिस्सा अलग अलग हो रहा था कि किसी हिस्से में कोई भेदभाव नहीं रह गया था। अब लेखक बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि इतनी बस की हालत कितनी ख़राब है। फिर आगे देखिए, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में शीशी से दूध पिलाती है। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जो बस है उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। जो बस की टैंकी का पेट्रोल था, वहाँ पेट्रोल की टैंकी में एक छेद हो गया था, जिसमें से ड्राइवर ने बाल्टी से उसका एक नली डाली पेट्रोल की टैंकी में और बाल्टी में वह पाइप लगाया और पहले पेट्रोल खाली करा। फिर उसके बाद वह छेद की वह मरम्मत करके वह धीरे धीरे वह तेल दोबारा उसमें डाला। अब लेखक बोलते हैं कि मैं यह उम्मीद कर रहा था। तो बच्चों, उम्मीद का अर्थ है आशा कर रहे थे लेखक कि थोड़ी देर बाद जो बस के हिस्सेदार हैं वह क्या करेंगे, पेट्रोल की टंकी को गोद में रखेंगे और नली से उसको दूध पिलाएंगे, पेट्रोल डालेंगे। जैसे कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ही बस के जो हिस्सेदार हैं वह पेट्रोल की टंकी को गोद में रखेंगे और पाइप से उसमें पेट्रोल डालेंगे, माँ की भांति, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है।
बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। तो बच्चों, जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि आपको बस की इतनी ख़राब हालत देखकर मुझे यह विश्वास नहीं था, बस पे मुझे कोई भी भरोसा नहीं था कि बस अब और आगे चल पाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे इसका ब्रेक फेल हो जाएगा या स्ट्रिंग टूट जाएगी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ से जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता लगता था कि इससे बस टकराएगी। एक निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। ये झील देखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा लेगी। तो बच्चों, जो लेखक हैं वह बस की इतनी ख़राब हालत थी, लेकिन फिर भी जब वह बस में बैठे थे तो आसपास का वह नज़ारा देख रहे थे। जैसे आप लोग ने ध्यान दिया होगा, कभी आप बस में बैठते हैं, सफ़र करते हैं, तो बाहर का दृश्य बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही लुभावना और अच्छा लगता है। तो ऐसा ही लेखक के साथ हो रहा था। तो लेखक बोल रहे थे दृश्य तो बहुत लुभावने लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन दोनों तरफ जो पेड़ पौधे थे उनको मैं अपना दुश्मन समझ रहा था। अब लेखक उनको अपना दुश्मन इसलिए समझ रहे थे तो क्योंकि लेखक घबरा रहे थे कि कहीं बस अगर एक भी पेड़ से टकरा गई तो वहीं पर हमारा काम तमाम हो जाएगा, हम लोग दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि वो इतना डर रहे थे कि अगर एक पेड़ निकल जाता तो दूसरा पेड़ आता तो वह उससे भी डरते। एक पेड़ निकल जाता तो वह सोचते कि अगर दुर्घटना टल गई, लेकिन दूसरा पेड़ सामने आते ही उन्हें अपनी दुर्घटना का अनुमान हो जाता। तो वह पेड़ों को भी अपना दुश्मन समझ रहे थे कि ये पेड़ आके सामने क्यों आ रहे हैं। इसी प्रकार जब उन्होंने आगे झील देखी सामने, तो उन्हें यह लगा कि कहीं हमारी बस झील में न गिर जाए। जैसे जो नाव है वह पानी में तैरती है, वैसे ही हमारी बस पानी में गिर जाएगी और वह नाव के जैसे तैर तो नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें भार है, वह उसमें गिर जाएगी और वह हम गोता भी नहीं लगा पाएंगे। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि अचानक से क्या हुआ, बस चल रही थी लेकिन अचानक से बस रुक गई। वह सभी ने क्या कहते अलग अलग तरकीबें लगाई, तरकीबों का अर्थ है उपाय किए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। बस जैसे रुक गई तो सबने अपने अपने वहाँ पे सुझाव दिए कि ये करो तो बस चलेगी। तो बच्चों, लेखक बोल रहे हैं कि सभी ने मतलब विनय से सबने अपनी अपनी तरकीबें लगानी शुरू कर दी। जो कंपनी के हिस्सेदार हैं वो बोले अरे भाई, बस तो हमारी फर्स्ट क्लास थी, लेकिन यह इत्तेफाक से यह बस क्या हो गई, रुक गई। अभी इत्तेफाक से रुकी है, बस तो बहुत ही अच्छी थी। इत्तेफाक का अर्थ होता है बच्चों संयोग से। सीढ़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, ऐस जैसा कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आए। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि जब बस खराब हो गई तो वह रुक गई, तो उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया। सीढ़ चांदनी मतलब धीरे धीरे अंधकार छाने लगा। तो जो पेड़ों की छाया के नीचे है बस बड़ी ही दयनीय मतलब बहुत ही खराब, दयनीय का अर्थ होता है बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्ध मतलब बूढ़ी औरत वहाँ पर थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। लेखक को मन में बहुत ज़्यादा, ग्लानि का अर्थ है मन में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इस पर लद कर हम क्यों आए। यह बस तो बहुत ही पुरानी है, बहुत ही जर्जर अवस्था में है। अगर इसका प्राणांत तो होगा कि अगर यह समाप्त हो गई तो बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो बच्चों, यहाँ पे बियाबान का अर्थ है जंगल या उजाड़ खंड। अंत्येष्टि का अर्थ है अंतिम संस्कार। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि जब बस की इतनी दयनीय अवस्था देखी तो हमें ऐसा लगा कि हम बेकार ही इस पे चढ़ के आ गए। यह तो थक के गिर चुकी है, कहीं इस
उजाड़ जंगल में यह बस अगर इस बस ख़त्म हो गई तो हमको यहाँ इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पे भी लेखक बस की जो बहुत ही ख़राब हालत है उसकी तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं और उसकी ओर समाज का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि बसों की हालत कितनी ख़राब है, कितनी जर्जर अवस्था में है। वह हंसी मजाक में ही यहाँ पर ताना कस रहे हैं। हर आप वाक्य में देखेंगे कि लेखक हंसी मजाक के द्वारा जो बसों की खराब हालत है उसके ऊपर वह ताना कस रहे हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधार, बस आगे चली, उसकी चाल कम हो गई। तो बच्चों, इतने में ही जो हिस्सेदार साहब हैं उन्होंने इंजन खोला बस को देखने के लिए। अब कुछ देर तो बस आगे चली, लेकिन उसकी जो चाल का अर्थ होता है गति, जो बस की जो गति है वह थोड़ा कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो दिखती वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। तो बच्चों, लेखक यहाँ पे फिर से बस की ख़राब हालत की ओर बता रहे हैं कि बस इतनी ख़राब अवस्था में थी कि वह थोड़ा चलती, लेकिन वह फिर और कोई गाड़ी सामने से आती तो वह बस रुक जाती, मानो ऐसा कहती कि दूसरी गाड़ी से कि तुम निकल जाओ, मेरी तो उम्र हो चुकी है, अभी मैं इसी गति से चलूँगी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस कर गया। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब वो एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो वहाँ पे टायर की जो फिस कर गया का अर्थ है टायर की जो हवा है वह निकल गई। बहुत ज़ोर से वह गाड़ी रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर तारे में गिर जाती। तो बच्चों, लेखक बोल रहे हैं अगर वह गाड़ी गति में होती तो वह शायद ही नीचे गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो बच्चों, जो लेखक हैं वह कह रहे हैं कि मैंने जो कंपनी का हिस्सेदार है पहली बार उसकी तरफ बड़ा श्रद्धा से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी हाथ जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वह लेखक बोलते हैं कि मैंने यह समझ गया कि जो बस के हिस्सेदार हैं वह टायर की हालत तो जानते हैं, लेकिन फिर भी वह इसमें सफ़र कर रहे हैं। देखो वो कितने हिम्मत है उनके अंदर। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। तो बच्चों, जो लेखक हैं उन्होंने जब श्रद्धा का भाव उनका हिस्सेदार की तरफ आया तो उन्होंने सोचा कि यह तो कितनी मुश्किल की बात है कि आप जान भी रहे हो कि वहाँ पे कठिनाई है, फिर भी आप उस पर सवार कर रहे हो। यह तो दुर्लभ है, यह तो बहुत मुश्किल से ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा कि यह जो कंपनी के हिस्सेदार हैं उसके अंदर साहस और बलिदान की भावना तो बहुत है, लेकिन उसका सही उपयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है। वह बस के ऊपर खाले ही बेकार ही सदा और बलिदान कर रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं बस पे सफ़र करके। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि जो बस का हिस्सेदार है उसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। बेकार ही वह अपनी जान इस जर्जर बस में सफ़र करके गंवाने को तुला है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ गया जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि जो बस का टायर है बहुत ही ख़राब था। अगर वह टायर थोड़ा भी इधर उधर होता तो शायद ही सभी लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते और सभी लोग मर जाते। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। तो बच्चों, टायर जब ख़राब हो गया तो उन्होंने दोबारा और टायर लगाया तो बस थोड़ा चल गई। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी बस इसी में गुजरनी है और इससे सीधे इस लोक के प्राण पर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू रहा। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि जब बस की ऐसी हालत थी तो उसका टायर भी बदला गया। तो हमने तो यह मन में विचार की छोड़ दिया, यह उम्मीद ही छोड़ दी कि बस शायद ही हम सही समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे।
हमें ऐसा लगता था कि बस ज़िंदगी चल रही है तो यह चलने दो, आगे की बाद में सोचेंगे। इस पृथ्वी तो उसके बाद लेखक बोलते हैं कि हमने सोचा कि इस पृथ्वी पर कोई मंजिल ही नहीं है, खाली हम बेकार में तनाव कर रहे हैं और बेताबी बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने सारी चिंताएं छोड़ दी और इत्मीनान का अर्थ है बच्चों, आराम से वह घर की तरह बस पर बैठ गए और चिंता भी छोड़ दी और हंसी मजाक में वह लोग सफ़र करने लगे। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने पाठ के माध्यम से जो हमारी बसों की ख़राब हालत है उसके ऊपर हमें हंसी मजाक के माध्यम से उसकी दशा बताई और इसकी ओर इशारा करा कि बसों की हालत कितनी ख़राब है, लोग उसमें सफ़र भी करते हैं तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसकी ख़राब हालत अगर देखी नहीं गई तो कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।